नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, महिलाओं के द्वारा ऑनलाइन जो हरासमेंट फेस की जाती है इस इशू से संबंधित। अच्छा आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज हमारे देश में लॉ एजुकेशन या फिर लीगल एजुकेशन के घटते स्तर के बारे में। मतलब लॉ एजुकेशन की जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो रही है, कमज़ोर हो रही है। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस। इंडिया चाइना रिलेशंस तो मुझे लगता है जैसे हिंदू है ना फेवरेट टॉपिक है। हर दूसरे तीसरे दिन एक आर्टिकल तो इंडिया चाइना रिलेशन से संबंधित हिंदू दे ही देता है। पॉइंट घुमा फिरा के वही होते हैं, उसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। खैर, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं इस आर्टिकल से उनको एक्सट्रैक्ट करके हम डिस्कस करेंगे। देखो, यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पर टेंशन्स हैं। अब ये इशू हमारे जीएस के पर्सपेक्टिव से ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मतलब आप जीएस का सिलेबस उठा के देखोगे ना तो सीधा सीधा ज़्यादातर वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें इंडिया इन्वॉल्व होता है। तो रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर टेंशन्स हैं, डायरेक्टली इंडिया तो इन्वॉल्व है नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली पता होना चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है वर्ल्ड में। फोल्डर मटेरियल के तौर पे आप इधर उधर 1-2 पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हो। इंटरव्यू में भी पता होना चाहिए, आगे आप इंटरव्यू दोगे तो वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। तो जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं ना वो कभी कभार फिर दूसरे चैनल पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कल मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था ये रशिया यूक्रेन बॉर्डर टेंशन से संबंधित इशू। तो आपको टाइम मिले तो आप देख सकते हो ये रशिया यूक्रेन बॉर्डर टेंशन वाला इशू। एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली काम आ सकता है। आप समझ गए ना भावनाओं को। कोट है आज का, ऑनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम। ये थॉमस जेफरसन ने बोला था। विजडम की किताब में सबसे पहला चैप्टर जो है ऑनेस्टी है, यानी विजडम हासिल करने के लिए आपको ऑनेस्ट होना जरूरी है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, महिलाओं के द्वारा ऑनलाइन जो हरासमेंट फेस किया जाता है इस इशू से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वैसे देखो, जीएस पेपर 1 में जो सोसाइटी है ना वहाँ पे भी वुमन संबंधित टॉपिक है, उससे आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है मीरन चड्डा बोरवनकर के द्वारा। ये आईपीएस ऑफिसर हैं जो रिटायर हुई एज ए डीजी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस आर्टिकल की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। आप लोग देखो बहुत समझदार लोग हो, आपके आसपास जो भी होता है आप उन चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो और करंट अफेयर्स से भी अपडेट रहते हो। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि महिलाएं ऑनलाइन किन किन इश्यूज़ को फेस करती हैं या फिर किस प्रकार से कुछ महिलाओं की हरासमेंट होती है ऑनलाइन। बताइए, एक एक करके पॉइंट बताते जाइए। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, मॉर्फिंग द इमेज। मतलब तस्वीर किसी और की है लेकिन चेहरा किसी और लड़की का लगा दिया। आमतौर पर देखो ये कब होता है, जैसे कोई अश्लील तस्वीर है, अश्लील तस्वीर में लड़की कोई और है, जैसे एक्ट्रेस है, मूवी का सीन है, उस लड़की का सीन हटा के, उस एक्ट्रेस का सीन हटा के जिस महिला को हरास करना है ना उस महिला का फेस लगा दिया। तो इस प्रकार से मॉर्फिंग हो जाती है इमेजेस की। ये पहला तरीका है, पहला पॉइंट है। और बताइए दूसरा पॉइंट, सिंपल प्रोफाइलिंग। जैसे कोई वुमन है, किसी को हरास करना है, उसका नंबर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया, वायरल कर दिया, बाद में तरह तरह के मैसेज आने लगे उस महिला के पास। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये बहुत ख़राब है, आपने भी ये देखा होगा अपने आस पड़ोस में या फिर कभी ना कभी तो इसके बारे में सुना होगा। तीसरा तरीका कैसे महिलाओं का हरासमेंट होता है ऑनलाइन। मान लीजिए किसी महिला की शादी होने वाली है। शादी आपको पता है हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा सैक्रोसेंट इंस्टीट्यूशन है। तो शादी होने से पहले ब्राइड का फर्जी अकाउंट ऑनलाइन बना दिया जाता है और उस अकाउंट पर ऐसी ऐसी तस्वीरें शेयर कर दी जाती हैं जिससे शादी होने वाली है उस पक्ष को लगे करैक्टर पर क्वेश्चंस रेज हो जाएं और शादी टूट जाए। ऐसा अक्सर एक्स बॉयफ्रेंड्स या फिर लड़की के परिचितों के द्वारा, जिनके पास पुरानी फ़ोटोज़ हैं, उनके द्वारा ऐसे काम किए जाते हैं। तो ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका, साइबर स्टोकिंग। स्टोकिंग क्या होता है? स्टोकिंग मतलब सर्विलियंस, अनवांटेड सर्विलियंस। मतलब बार बार कोई लड़की का पीछा कर रहा है अनवेलकम ढंग से,
और ये काम जब ऑनलाइन होता है, बार बार लड़की के अकाउंट में जाना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैसेज भेजना या फिर बार बार विजिट करना, तो ये होता है साइबर स्टोकिंग। इसके बाद नेक्स्ट है साइबर बुलिंग। बुलिंग का क्या मतलब होता है? स्कूल्स में जैसे देखो बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं, छोटे क्लास के बच्चों को धमकाते हैं, एग्रेसिव रवैया उनका होता है छोटी क्लास के बच्चों की तरफ, तो छोटी क्लास का बच्चा जो है वो डर जाता है। उसी प्रकार से ऑनलाइन साइबर बुलिंग में होता है, आप किसी को मैसेज भेजते हो, आप नहीं मतलब जो भी साइबर बुलिंग कर रहा है वो डराने धमकाने वाले मैसेज भेजता है किसी बच्चे को या फिर वुमन को, और वो मैसेज काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और मजबूर किया जाता है कई केसेस में तो सामने वाले को अपनी बात मनवाने के लिए, जैसे ये काम कर दो अदरवाइज मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगा, एसिड फेंक दूंगा। ये होता है साइबर बुलिंग। चलो बेसिक टर्म्स का मतलब जान लिया, अब आते हैं आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल में शुरुआत में देखो राइटर अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। वो कहती हैं 2011 में मुझे एक यंग लड़की से ईमेल मिला जो धमकी दे रही थी कि मैं सुसाइड कर लूँगी। उसका रीज़न ये था कि उस लड़की के एक फॉर्मर बॉयफ्रेंड ने कुछ इमेजेस को मॉर्फ कर दिया इस प्रकार से और उनको सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। तो राइटर कहती हैं जो कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं, मैंने उस समय पुणे के पुलिस साइबर सेल को जो लेडी ऑफिसर हेड कर रही थी उनको कहा एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी उनको इमरजेंसी लीव पर जाना पड़ा। काफ़ी दिनों तक कुछ नहीं हुआ इस पूरी घटनाक्रम पर। तो उस यंग गर्ल ने मुझे धमकी दी कि मैं सुसाइड कर लूँगी अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया। ये तो देखो 2011 की घटना है, अब तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। अभी इंटरनेट यूजर्स की संख्या हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 825 मिलियन लोग आज के समय में हमारे देश में इंटरनेट यूज़ करते हैं। ये आंकड़ा मार्च 2021 तक का है। इसमें से देखो ज़्यादातर यानी मैक्सिमम लोग तो सही यूजर्स हैं, लेकिन कुछ रोग यूजर्स भी हैं जो इंटरनेट का गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में जो केस सामने आए बुल्लीबाई ऐप में कुछ मुस्लिम वुमेन की ऑक्शनिंग की जा रही थी। पिछले साल जुलाई में सुली डील्स का केस भी सामने आया जिसमें 80 मुस्लिम वुमेन की प्रोफाइल क्रिएट की गई थी और उनको डील्स ऑफ द डे के तौर पे दिखाया गया था। बात देखो यहाँ पर सिर्फ धर्म की नहीं है, सभी धर्मों की जो महिलाएं हैं वो ऑनलाइन हरासमेंट फेस करती हैं। और ये तो सिर्फ एक दो एग्जाम्पल्स हैं, बुलीबाई केस, सुली डील्स केस। इसके अलावा भी अगर आप रिसर्च करोगे, मतलब इंटरनेट पर सर्च करोगे, तो आपको अनेकों ऐसे केसेस के बारे में जानकारी मिलेगी। हमारे देश में क्या होता है, एक आधा केस जो सुर्खियों में आ जाता है ना, बस उसी के बारे में चर्चा होती है। लेकिन बुलीबाई जैसे न जाने कितने केस लोकल लेवल पर खबर आती है, चली जाती है। और यही इस आर्टिकल में बोला भी जाता है कि महिलाएं जो ऑनलाइन हरासमेंट फेस करती हैं ना सिर्फ शहरों में बल्कि छोटे टाउन्स में भी बहुत सारे केसेस में वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाती, एफआईआर दर्ज नहीं करवाती। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है, स्टिग्मा अटैच है ना, बेइज्जती का डर लगता है। समाज आवाज़ उठाता है कि शायद लड़की ने ही कुछ गलत किया होगा। जैसे सोच के देखिए, जिसकी शादी होने वाली है, फेसबुक पर शादी से पहले उस लड़की की गलत प्रोफाइल बनाई गई और गलत तस्वीरें पोस्ट कर दी गई, तो ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करेंगे कि लड़की की कोई गलती नहीं है। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे समाज में जो लड़की में ही दोष निकालेंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो शो करते हैं 2020 में हमारे देश में कितने क्राइम्स हुए, 50,035, और इसमें से महिलाओं के अगेंस्ट थे 10,405। तो आप देख लीजिए 20% क्राइम्स तो, साइबर क्राइम्स तो महिलाओं के अगेंस्ट थे। बहुत बार ऐसा होता है, वो लोग क्रिमिनल्स जो इस प्रकार के साइबर क्राइम्स को अंजाम देते हैं ना महिलाओं के अगेंस्ट, वो दूसरे देशों में बैठे होते हैं और वो इंटरनेशनल सर्वर्स का इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार के साइबर क्राइम्स कमिट करने के लिए। तो हमारे देश में जो एजेंसीज़ हैं, मतलब लोकल लेवल पे जो लोग जाते हैं, वो किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं। सच सच बताइए, क्या आपको लगता है लोकल लेवल पे एक पुलिस स्टेशन इस प्रकार के साइबर क्राइम से निपटने के लिए सक्षम होता है? नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो इंटरनेशनल साइबर क्राइम्स होते हैं ना, उनसे निपटने के लिए आपको दूसरे देशों के साथ फॉर्मल ट्रीटीज साइन करनी होगी, इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना होगा दूसरे देशों के साथ। और CERT यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इन जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इस दिशा में, दूसरे देशों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटी साइन की जा रही हैं। लेकिन देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो है
जब भी महिलाएं इस प्रकार का हरासमेंट फेस करें ना, वो सामने आए, वो रिपोर्ट दर्ज करवाएं। जब तक देखो रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई जाएगी, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तो पुलिस फिर किस प्रकार से एक्ट करेगी। इसके लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यंग गर्ल्स को और महिलाओं को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब वर्चुअल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करो ना, यानी इंटरनेट को एक्सप्लोर करो, तो किस प्रकार से आपको खतरा है, और जब आप फेस करते हो इस प्रकार की सिचुएशन, तो आपको क्या करना है। आपको पुलिस के पास जाके कंप्लेंट देनी है जो भी आपने फेस किया है। तो शुरुआत की जा सकती है स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, कम्युनिटीज से। ये सब जो इंस्टीट्यूशंस है ना, इनको अपना एक्टिव रोल प्ले करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्ल्स और वुमेन हैं उनको जागरूक किया जा सके, और इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन्वॉल्व करना होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, ये और ज़्यादा बेहतर ढंग से अपनी अपनी पोस्ट को मॉनिटर करें, और जो भी एब्यूसिव ट्रैफिक है ना, जैसे गलत पोस्ट वायरल हो रही है, उसको रोका जाए। और यूजर्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेफगार्ड इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा अपनाए जाएं। इसके अलावा सरकार को देखो चाहिए कि पुलिस को ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, ज़्यादा स्पेशल साइबर सेल्स होने चाहिए। इसके अलावा पुलिस को जो साइबर सेल में काम करते हैं उनको रेगुलर ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि देखो ये साइबर वर्ल्ड जो है ना, लगातार चेंज होता रहता है, लगातार नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। तो उसी से संबंधित साइबर सेल में जो पुलिस वाले काम करते हैं ना, उनको अपडेट करना जरूरी है अपने आप को। नेक्स्ट पॉइंट, फोरेंसिक लेबोरेटरीज की कैपेबिलिटी को मजबूत किया जाए, ताकि अगर इस प्रकार के क्राइम होते हैं ना, साइबर बुलिंग, थ्रेटनिंग, मॉर्फिंग, प्रोफाइलिंग, तो इन क्राइम्स से संबंधित जल्द से जल्द जो एविडेंस है ना इंपॉर्टेंट, उसे कलेक्ट किया जा सके। इसके लिए फोरेंसिक लेबोरेटरीज की कैपेबिलिटी का मजबूत होना जरूरी है। बट देखो चिंता की बात यह है, हमारे देश में बहुत सारी स्टेट लैब्स ऐसी हैं जहां पे इनफ नंबर ऑफ साइबर एक्सपर्ट्स नहीं है, सरकार इनफ सैलरी नहीं देती। जिसको इतनी नॉलेज हो जाती है साइबर चीज़ों की, तो वो फिर प्राइवेट जॉब ले लेता है, प्राइवेट सेक्टर में सैलरी ज़्यादा मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैसे फंड्स दिए हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक स्कीम के तहत, जिसका नाम है साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फंड्स इसलिए दिए हैं ताकि स्टेट्स में साइबर फोरेंसिक कम ट्रेनिंग लेबोरेटरीज इस्टेब्लिश की जा सकें। बट विभिन्न स्टेट्स ने अभी तक इन फंड्स को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, साइबर क्राइम से संबंधित देखो ट्रायल्स भी जल्द से जल्द कंप्लीट होना चाहिए, ताकि डेटरेंस क्रिएट हो, डर पैदा हो क्रिमिनल्स में कि हाँ, अगर हमने साइबर क्राइम किया तो हमें सजा मिलेगी, हम छूट नहीं पाएंगे। जैसे बुलीबाई केस में पुलिस ने एक्शन लिया और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया, तो इससे डर कायम होता है अपराधियों में। लेकिन देखो अभी तक जो ट्रायल है ना, इन मामलों में काफ़ी स्लो चलता है। 2020 तक कोर्ट्स में इन मामलों में सिर्फ 9 केसेस कंप्लीट हुए हैं, और उनमें कन्विक्शन रेट है 66.7%। 393 केसेस तो अभी भी पेंडिंग हैं। देखो 825 मिलियन लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, केसेस इतने कम रजिस्टर हुए हैं। तो ये सिचुएशन हमें बताती है कहीं ना कहीं महिलाएं आगे नहीं आती जब उनके साथ क्राइम कमिट होता है, या फिर केस आगे बढ़ता नहीं है, पुलिस केस रजिस्टर नहीं करती, तभी तो इतने कम केस पेंडिंग हैं। राइटर ये सजेस्ट करते हैं केसेस की जो पेंडेंसी है ना, इस पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए जुडिशियल ऑफिसर और प्रोसिक्यूटर्स को सिस्टमेटिक ढंग से स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए साइबर क्राइम्स के मामलों में, ताकि जल्द से जल्द इन क्राइम्स से संबंधित मामलों का निपटारा हो सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया महिलाओं के द्वारा जो ऑनलाइन हरासमेंट फेस की जाती है इस इशू से संबंधित। इसके बाद अगला जो हमारा आर्टिकल है आज का, ये देखो लॉ एजुकेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने काफ़ी सारे बयान दिए हैं लीगल एजुकेशन के मामले में, लीगल एजुकेशन से संबंधित। उन्होंने ये कहा है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो देखो एलिटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के तौर पर काम कर रही हैं, सोशल रियलिटीज़ से बिल्कुल अलग हैं, और बहुत कम स्टूडेंट्स नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पास आउट वो बार को ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, अगर वो बार को ज्वाइन नहीं करते तो वो कहाँ जाते हैं? वो देखो या तो कॉरपोरेट ग्रुप्स में प्लेसमेंट लेना पसंद करते हैं, या फिर जाते भी तो हैं तो वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ट्रायल कोर्ट में तो बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। इसके अलावा इसी साल की शुरुआत में
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने यह भी कहा था कि अभी जो लॉ ग्रेजुएट्स निकल के आ रही हैं ना, वो इतने कैपेबल नहीं है कि लॉ प्रोफेशन को ठीक से संभाल सकें। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लॉ से संबंधित इंस्टीट्यूशंस तो ऐसे हैं जो सब स्टैंडर्ड हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके अलावा देखो, उन्होंने ये भी कहा कि लीगल एजुकेशन में ना प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए बजाय कि थ्योरी पे। तो इस कंटेक्स्ट में आज का आज का जो आर्टिकल है ना वो पब्लिश होता है। राइटर बोलते हैं हमें देखो इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। राइटर ये कहते हैं ना तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कमेंट्स को गलत बोल सकता हूं, ना ही सही बोल सकता हूं। मैं सिर्फ ये बोल सकता हूं हमारे देश में फिलहाल लीगल एजुकेशन का क्या स्टेटस है, इस पर इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। देखो, लीगल एजुकेशन की अगर बात करें ना, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो लॉ से संबंधित इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उनकी क्वालिटी ख़राब होती है। आपने भी आस पड़ोस में देखा होगा, किसी ने LLB की डिग्री ले ली, वो कभी कॉलेज नहीं गया, सिर्फ नाम के लिए पेपर देने पड़े। तो इस प्रकार के कॉलेज आज के समय में काफ़ी सारे खुल गए हैं। राइटर ये कहते हैं इवन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भी कमियां हैं। क्या कमियां हैं? पहली बात, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ नाम नेशनल है, अदरवाइज बहुत सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको इस्टाब्लिश स्टेट्स गवर्नमेंट्स के द्वारा किया गया और उनको थोड़ा बहुत पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा दिया जाता है। तो उनको देखो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है, पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, काफ़ी बार उनको फंड नहीं मिलते टाइम पर। और अब तो ट्रेंड ये देखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स काफ़ी कम पैसा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ को दे रही हैं। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में सिर्फ करेक्टर में नेशनल है, मतलब क्योंकि अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं, तो इसलिए नाम नेशनल है। बट बहुत सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में स्टेट गवर्नमेंट्स के इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पैसे वहीं से आते हैं ना। राइटर ये सजेस्ट करते हैं, अभी देखो जो इन कॉलेजेस में या फिर लॉ कॉलेजेस में लीगल एजुकेशन बिल्कुल सोशल रियलिटी से अलग है। पढ़ाया कुछ जा रहा है, ग्राउंड लेवल पे हो कुछ अलग रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। जैसे देखो इंजीनियरिंग में होता है, कंपनीज में और कॉर्पोरेट ग्रुप्स में काम करने के लिए जो स्किल चाहिए वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस दे नहीं पाते। उसी प्रकार से ये चीज़ लॉ कॉलेजेस में भी हो रही है कि प्रैक्टिकल जिस प्रकार की नॉलेज चाहिए उस प्रकार की प्रैक्टिकल नॉलेज दी नहीं जाती कॉलेजेस में। तो राइटर ये कहते हैं, अगर देखो हम चाहते हैं कि लॉ कॉलेजेस में प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, इसके लिए तो फिर रिसर्च को तवज्जो देना ज़्यादा ज़रूरी है ना लॉ कॉलेजेस में। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फैकल्टीज़ जो है ना उनके ऊपर कंडीशंस लगाई जाती हैं कि आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर इतने लेक्चर्स तो लेने ही हैं। तो लेक्चर्स जब ज़्यादा लिए जाते हैं फैकल्टीज़ के द्वारा, तो उनके द्वारा फिर रिसर्च नहीं की जाती। तो राइटर का सजेशन ये है, फैकल्टीज़ आप अलग अलग कर दो, टीचिंग के लिए अलग फैकल्टी और रिसर्च के लिए अलग फैकल्टीज। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ देखो सिर्फ टीचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, रिसर्च को तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉ एस्पेक्ट्स में। आज के समय में देखो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी कंपटीशन फेस कर रही हैं अपकमिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा बेहतर क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं, टीचिंग में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी फैकल्टीज़ ज़्यादा अच्छी होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को वहाँ पे फॉलो किया जाता है। और देखो बात सिर्फ ये नहीं है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ अगर फॉरेन फैकल्टीज़ को हायर करेंगी तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जो एग्जिस्टिंग फैकल्टीज़ हैं ना उनको भी और ज़्यादा कैपेबल बनाना होगा, उनके टीचिंग मेथड्स में इम्प्रूवमेंट लाना होगा, करिकुलम में सुधार करना होगा। इन सब चीज़ों के लिए ना अक्सर जो लॉ स्टूडेंट्स हैं ना वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं, लेकिन उनके जो प्रोटेस्ट है ना वो अनएड्रेस्ड जाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में लॉ एजुकेशन में कोई बड़ा खास बदलाव देखने को मिला है नहीं। और प्रॉब्लम देखो और भी ज़्यादा गंभीर तब हो जाती है जब स्टेट गवर्नमेंट अपनी फंडिंग को कम कर देता है, तो फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को अपने खुद के रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ते हैं जो कि इतने ज़्यादा हो नहीं पाते। लेकिन अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ को अगर आगे बढ़ना है तो खुद के तरीके भी थोड़े बहुत, खुद के रेवेन्यू के सोर्सेज जो हैं वो ईजाद करने होंगे, ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें पूरी तरह से फंडिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर स्टूडेंट्स ज़्यादा फोकस करें, हमें ये इंश्योर करना है ना, तो आप लॉ कॉलेजेस में
लॉ प्रैक्टिशनर्स को ज़्यादा बुलाओ ना, जैसे जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लॉ कॉलेजेस में इनवाइट करो ताकि स्टूडेंट्स इनके नॉलेज से सीख सकें। और इनको इंसेंटिव भी दो कि आप लॉ स्टूडेंट्स को एज ए इंटर्न रखो ताकि लॉ स्टूडेंट्स आपसे सीखें। मतलब पेड इंटर्नशिप का प्रोविजन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट राइटर का ये है, एजुकेशन का पर्पस ग्रेजुएट लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, दोनों लेवल्स पे अलग अलग होना चाहिए। ग्रेजुएट लेवल पे जो स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है ना, फोकस इस बात पे होना चाहिए स्टूडेंट की जो एबिलिटी है ना लर्न करने की, समझने की, वो विकसित की जा सके। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे इस प्रकार से स्टूडेंट को एजुकेशन दी जाए कि ना सिर्फ वो अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सके बल्कि चीज़ों को क्रिटिकली इवेल्युएट भी कर सके। समझ रहे हो? मतलब ग्रेजुएट लेवल पे तो इस प्रकार से सिखाया जाए कि बच्चा आसानी से समझ सके। बात नॉलेज देने की नहीं है, रटी रटाए किताबों की नहीं है कि हाँ ये बता दिया मैंने आपको। बात ये है कि वो बंदा आसानी से समझ सके, ऐसी आप कैपेबिलिटी उसमें डेवलप करो। और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो उसके पास नॉलेज है ऑलरेडी काफ़ी सारी किताबों में, या फिर किताब तो देखो पढ़ी जा सकती है, 2 दिन में आप किताब पढ़ लोगे कोई भी, लेकिन आप उस किताब में नॉलेज जो आपको मिली है उसको कैसे यूज करते हो, ये बड़ी बात है। ये सिखाई जानी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। ये देखो तब पॉसिबल है जब वेल राउंड एंड क्वालिटी फैकल्टी बच्चों को पढ़ाती है लॉ कॉलेजेस में। लास्ट में 2-3 और भी पॉइंट्स हैं। देखो जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रोविजन है कि जो इस प्रकार से सिंगल डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी है ना, जैसे कोई यूनिवर्सिटी सिर्फ इंजीनियरिंग एजुकेशन देती है, कोई यूनिवर्सिटी सिर्फ लीगल एजुकेशन देती है, ये मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज़ में चेंज हो जाएंगी जल्द ही। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के पास फ्यूचर विजन होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो प्लान कर ले लॉ डिसिप्लिन के अलावा दूसरी जो डिग्रीज हैं वो भी अवॉइड करें, ऐसा उनके पास प्लानिंग होनी चाहिए। लॉ एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए अलग से इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे देश में अलग अलग राज्यों में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, आपस में वो कोलैबोरेट करें, मिल के काम करें ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज़ को आपस में शेयर किया जा सके। इससे सभी लॉ यूनिवर्सिटीज़ को फ़ायदा होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हमारे देश में लॉ एजुकेशन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये आर्टिकल लिखा गया है सुशांत सिंह के द्वारा। पहले इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखते थे, आजकल हिंदू के लिए लिखते हैं, और आमतौर पर इनके आर्टिकल्स सरकार के खिलाफ ही होते हैं। तो ये अपने आर्टिकल में ना इस बात पर फोकस करते हैं कि जो चाइना की चुनौती है ना इंडिया के सामने काफ़ी बड़ी हो गई है, और करंट जो गवर्नमेंट है वो चाइना की चुनौती से निपट नहीं पा रही है। 20 महीने हो गए, बॉर्डर पर क्राइसिस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, चाइना की फोर्सेस आगे हैं। हाल ही में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों का नाम भी बदल दिया। 2017 में भी चाइना ने 6 जगहों का नाम बदल दिया था जब दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की थी। बट चाइना का क्लेम ये है, हमने नाम इसलिए चेंज किया है क्योंकि ये जो प्लेसेस हैं ना, ये हिस्टोरिकली, कल्चरली और एडमिनिस्ट्रेटिवली पहले चाइना की जुरिडिक्शन में आते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसके जवाब में कहा कि नाम चेंज करने से कुछ नहीं आता, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। और अरुणाचल प्रदेश जो नाम है ना, ये संस्कृत वाला नाम है। पहले नाम हुआ करता था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 1971 में नेफा को पहले यूटी बनाया गया था, फिर 1987 में इसे स्टेट बना दिया गया था। तो इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं चाइना अभी एक नया कानून लेके आया जो 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया है, जिसमें पीपल लिबरेशन आर्मी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप सुरक्षा कीजिए चाइना के बॉर्डर्स की। कोई भी इन्वेजन होता है, इंक्रोचमेंट होता है, इन्फिल्ट्रेशन, प्रोवोकेशन, कुछ भी होता है चाइनीज टेरिटरी के अगेंस्ट, तो उसके अगेंस्ट आप एक्शन लीजिए। चाइना का प्लान ये है कि 628 जो गांव है ना इंडिया के साथ लगते बॉर्डर पर बसाए जाएं, और एटलीस्ट 2 गांव तो चाइना ने बसा भी दिए हैं। गांव चाइना इसलिए बसाना चाहता है, कल को बात होना तो चाइना अपना पक्ष रख सके कि देखो हमारे लोग भी वहाँ रहते हैं, हमारे गांव वहाँ पे बसे हुए हैं। तो बॉर्डर सेटलमेंट में ये भी एक रणनीति होती है कि अपने लोगों को वहाँ पे रहने के लिए छोड़ दो ताकि बाद में बोला जा सके कि देखो हमारे लोग यहीं पर रहते हैं, ये हमारी ज़मीन है। इवन इंडिया के अंदर भी जो चाइनीज़ एम्बेसी है वो काफ़ी एग्रेसिव है। जैसे कि देखो 2 यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर और रामदेस अठावले ये तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्साइल से मिले थे, तो उसके बाद चाइनीज़ एम्बेसी के लोगों ने इनको खत लिखा कि आप
इलीगल ऑर्गेनाइजेशन से क्यों मिले हो, ये सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो चाइनीज़ एम्बेसी ने जब ये सारी बातें बोली दो यूनियन मिनिस्टर को, तो हमारे देश की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कुछ नहीं बोला, फॉरेन मिनिस्ट्री चुप रही। तो इस प्रकार से इंडिया एग्रेसिव स्टांस नहीं ले रहा है चाइना के अगेंस्ट, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। उसका एक रीज़न भी है, सरकार को ये लगता है कि अब हमारे पास ना कोई कार्ड नहीं है चाइना के अगेंस्ट प्ले करने के लिए। पहले बोलते थे कि तिब्बत कार्ड जो है हम प्ले कर सकते हैं, लेकिन आजकल तिब्बत कार्ड को प्ले करने का चाइना के ऊपर कोई असर होता नहीं है। चाइना को लगता है कि दलाई लामा की पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो रही है, दलाई लामा की एज भी हो चुकी है, उनके जाने के बाद तो ये जो तिब्बत वाला इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। पहले हमारे पास यूँ भी था कि साउथ एशिया में हमारा इन्फ्लुएंस था थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी कम हो रहा है चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना हमारे पड़ोसी देशों को ज़्यादा मदद देता है। दवाइयों की बात कर लीजिए, वैक्सीन की, पहले हम वैक्सीन दे रहे थे, लेकिन हमारे देश में भी सेकेंड वेव आ गई तो वैक्सीन नहीं दे पाए, तो उन्होंने चाइना से इंपोर्ट करना पड़ा। इवन बांग्लादेश ने तो पैसे भी दे दिए थे, तो उसको भी हम वैक्सीन नहीं दे सके। इसकी वजह से इंडिया की रेपुटेशन काफ़ी ख़राब हुई। 1962 में हम जो चाइना से युद्ध हारे थे ना, वो मेमोरीज अभी तक हम मिटा नहीं पाए हैं, ऐसा राइटर का मानना है। वो चीज़ें कभी ना कभी इंडियन लीडर्स के माइंडसेट में आ ही जाती हैं। इस वजह से उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इंडिया यूएसए के ज़्यादा नज़दीक चला गया है। क्वाड का मेंबर बन गया है इंडिया, लेकिन क्वाड अभी भी एक नॉन मिलिट्री ग्रुप है। ओकस आ गया, और ओकस के आने के बाद, और देखो अफगानिस्तान से यूएसए के जाने के बाद ये बात तो साफ है कि इंडिया पूरी तरह से यूएसए के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। युद्ध तो अपना खुद ही लड़ना पड़ेगा अगर चाइना के साथ फ्यूचर में टेंशंस क्रिएट होती हैं। लेकिन अब बात वही आ जाती है, क्या इंडिया टू फ्रंट वार लड़ने के लिए तैयार है? एक तरफ पाकिस्तान की चुनौती, दूसरी तरफ चाइना की चुनौती। इंडिया को पता है दो फ्रंट का वार लड़ने के लिए इंडिया तैयार नहीं है। इसलिए तो आजकल इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ताकि पाकिस्तान से लगता जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसे कम से कम शांत रखा जा सके। जब चाइना के साथ टेंशंस क्रिएट हुई ना, बहुत सारी फोर्सेस हमने पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर से मूव कर दी चाइना के साथ लगते बॉर्डर पर। तो अब जो सरकार है वो इंतजार कर रही है कि कैसे ना कैसे करके बॉर्डर पर जो क्राइसिस है ना, उनका रिस्पेक्टफुल एग्जिट हो सके। रशिया वैसे मीडिएशन करवाने का इच्छुक है इंडिया और चाइना के बीच। उन्होंने बोला भी RIC की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिसमें लीडर्स नहीं तो कम से कम फॉरेन मिनिस्टर्स तो पार्टिसिपेट कर सकें। बट सरकार ने कह दिया कि पहले आप चाइना को कहो, इंडिया ने रशिया को बोल दिया आप मीडिएशन अगर करवाना चाहते हो तो चाइना को बोलो कि कम से कम पहले कुछ स्टेप्स तो ले बॉर्डर पर, थोड़ा तो पीछे जाए, ताकि हमें लगे कि हाँ चाइना इंटरेस्टेड है बात करने में। अदरवाइज तो चाइना फिर वापस जाएगा ही नहीं। अगर RIC की मीटिंग भी हो गई, काफ़ी समय से चाइना की फोर्सेस आगे हैं, 2020 से पहले जो सिचुएशन थी ना, उस सिचुएशन को वापस लाना जरूरी है। ये सरकार की अभी फिलहाल प्रायोरिटी है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे जैसे देखो चाइना की चुनौती बढ़ेगी ना, इंडिया यूएसए के और ज़्यादा करीब जाएगा, और यूएसए फिर हमारे ऊपर यानी इंडिया के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर डालेगा ह्यूमन राइट्स वायलेशन से संबंधित इश्यूज़ पर, इंडिया में माइनॉरिटीज़ फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, इन इश्यूज़ पर। तो इंडिया की और ज़्यादा इंसल्ट होगी, ह्यूमिलिएशन होगा जब यूएसए ये सारी बातें बोलेगा। तो कुल मिला के इंडिया के लिए सिचुएशन फ़िलहाल ठीक नहीं है। चाइना के साथ जो भी विवाद है ना, उसका जल्द से जल्द निपटारा, 2020 अप्रैल से पहले की सिचुएशन रीस्टोर करना, ये अभी भारत सरकार के लिए एक चैलेंजिंग चीज़ साबित हो रही है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। सबसे पहले महिलाओं के द्वारा जो ऑनलाइन हरासमेंट फेस किया जाता है, दूसरे नंबर पे लीगल एजुकेशन, और तीसरे नंबर पे हमने इशू डिस्कस किया इंडिया चाइना रिलेशंस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।